हेलो टीचर्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत खुश होंगे और अच्छे होंगे। आज हम सभी एक नया सीरीज को शुरू करने वाले हैं, संपूर्ण सीडीपी सीरीज को। इसके तहत हम सभी सीटेट 2025 के सीडीपी के पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जो हमारे एग्जाम में 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें आज जो पहला टॉपिक हमने चूज किया है वो है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है वो कितना अधिक महत्वपूर्ण है। इनसे भर भर के हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के को लेकर अपना सिद्धांत को दिया था कि बच्चे का संज्ञान का विकास कैसे होता है। सबसे पहले हम सभी थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वाइगोत्स्की कौन थे। वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के रहने वाले व्यक्ति थे। ओके, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जो जन्म हुआ था वो लगभग 1896 में हो गया था और इनका जो मृत्यु हुआ था वो लगभग 1834 में हो गया था। यानी कि सिर्फ 38 के उम्र में ही इनका मृत्यु हो गया था। इतने कम समय में ही इन्होंने बहुत बहुत अधिक और अच्छा कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया है। इसीलिए हम लोग इसे पढ़ते भी हैं और हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की वाज अ रशियन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये एक रशियन थे और सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक रचनावादी मतलब जो समाज पे बहुत अधिक जोर देते थे। समाज का महत्व बहुत अधिक है इनकी थ्योरी में, इसीलिए इसे सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। ओके, ही फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्होंने बहुत अधिक फोकस किया है सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे। दैट अ पर्सन गेन कॉग्निशन फ्रॉम सोशल कल्चरल इवेंट्स। इनका मानना है, इनका थ्योरी में ये बहुत अधिक जोरों शोरों से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति का कॉग्निशन जो है वो कैसे डेवलप होता है, सोशल कल्चरल इवेंट्स से, या फिर बोलें तो सोशल इंटरेक्शन से। ओके, वाइगोत्स्की's थ्योरी emphasize on the fundamental role of social interaction in development of cognition. ओके, इनका जो थ्योरी है ये बहुत अधिक इम्फेसाइज करते हैं किसको, सोशल इंटरेक्शन को। किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान के डेवलपमेंट के लिए समाज से अंतःक्रिया को बहुत अधिक जोर देते हैं या फिर महत्व देते हैं। ओके, ही बिलीव्ड दैट कम्युनिटी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मीनिंग मेकिंग। इनका मानना था कि जो कम्युनिटी है, समुदाय है, उनका बहुत अधिक योगदान होता है किस चीज में, अर्थ निर्माण करने में। ओके, आगे देखते हैं। क्या है, सोशल लर्निंग प्रिसीड्स डेवलपमेंट। इनका मानना था कि सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम जो है वो डेवलपमेंट से पहले होता है। ओके, यानी कि लर्निंग जो है वो पहले होता है फिर डेवलपमेंट होता है। वहीं अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे का क्या मानना है, जो कि एक कंस्ट्रक्टिविस्ट ही हैं पियाजे भी। इनका मानना था कि डेवलपमेंट जो है वो पहले होता है फिर लर्निंग होता है, जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि सोशल लर्निंग पहले होता है उसके बाद डेवलपमेंट होता है। ओके, इनका मानना है कि सामाजिक अधिगम जो है वो अधिगम पहले होता है फिर हमारा विकास आता है, जबकि पियाजे इसका अपोजिट मानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एज एंड स्टेज डजेंट मैटर इन वाइगोत्स्की थ्योरी। वाइगोत्स्की जो है वो एज को और स्टेज को नहीं मानते हैं या फिर ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, जबकि अगर हम बात करें पियाजे की तो उनका थ्योरी में 4 स्टेजेस दिए गए हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। वही बात है कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लर्निंग के बाद आता है। ओके, इन्होंने कॉग्निशन के जो डेवलपमेंट है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के 3 मुख्य एस्पेक्ट्स बताए। क्या क्या बताए, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। ये तीनों पर इन्होंने बहुत अधिक जोर दिया या फिर कहें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताया, किस लिए, कॉग्निशन के लिए। ओके, सबसे पहला क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, फिर भाषा और तीसरा लैंग्वेज।
सबसे पहला है सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है हमारा भाषा को, और तीसरा है हमारा थर्ड है हमारा कल्चर, संस्कृति। ओके, तो इन तीनों को इन्होंने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, किस लिए? संज्ञान निर्माण के लिए या फिर संज्ञानात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए। बच्चा किस तरह से समाज में अंतःक्रिया करता है या फिर कितना करता है, उस पर निर्भर करेगा संज्ञानात्मक विकास। दूसरा, भाषा किस प्रकार का यूज कर रहा है या भाषा को यूज कर पा रहा है या नहीं, कब सीखता है, कैसे बोलता है। और तीसरा, किस संस्कृति में वो रह रहा है। इन तीनों पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। ओके, चलिए, दिस थियरी वाज नोन एज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच। इसी का एक और नाम है वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल अप्रोच। घबराइएगा नहीं, सेम ही थियरी है, बस नाम जो है वो अलग लिख दिया गया है, सोशियो कल्चरल अप्रोच। ओके, इन्होंने बच्चे के संज्ञान का निर्माण या फिर कहें तो कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए जेडपीडी टर्म दिया। क्या टर्म दिया? जेडपीडी। जेडपीडी मीन्स जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो कॉग्निशन है उसके निर्माण के लिए एक क्षेत्र होता है। बच्चे जो हैं, इसे एक दूसरे स्लाइड में पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चा है, कोई एक चाइल्ड है, इसका कुछ एबिलिटी होगा और ये अपने से ही कुछ कार्य को कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये इतने क्षेत्र के कार्य को खुद से कर सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद से इस क्षेत्र के सभी कार्यों को आसानी से कर लेता है, या फिर जो भी है अपने रीजनिंग अपने द्वारा ही ये कर पाता है, अपने संज्ञान से ही कर पाता है। ओके, उसके बाद आता है कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ के कार्य को वो नहीं कर पाता है, लेकिन अगर इसे थोड़ी सी हेल्प दिया जाए किसी और के द्वारा, कोई इसे अगर मदद कर दे, तो इस क्षेत्र तक वो आगे जा सकता है। मीन्स यहाँ तक के कार्यों को, यहाँ तक के चीज़ों को, यहाँ तक उसका डेवलपमेंट संभव हो सकता है। ओके, तो जहाँ तक किसी के मदद के द्वारा बच्चे का विकास किया जा सकता है, या फिर जहाँ तक के कार्यों को बच्चे किसी के मदद के द्वारा कर सकता है, उस क्षेत्र को क्या बोला गया है? जेडपीडी। क्या बोला गया है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स यहाँ तक के क्रियाकलाप या फिर यहाँ तक इस क्षेत्र तक के विकास को क्या बोला गया है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मीन्स ये जो, फिर से एक बार, ये जो लाइन है जहाँ तक बच्चे खुद से कर लिए, उस लाइन, उस क्षेत्र के बाद वाला एरिया, और इस क्षेत्र के जहाँ तक बच्चे को हेल्प के मदद से पहुंचाया जा सकता है या फिर विकास हो सकता है, इस क्षेत्र के बीच वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्या कहलाएगा? जेडपीडी। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर बोलें तो इसका पॉइंट है, इसको थोड़े से अच्छे से समझ लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो ज़रूर एक बार फिर से इस वीडियो को देखें, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। और उसके बाद का जो क्षेत्र है, जाहिर सी बात है, यहाँ तक तो बच्चे पहुँच ही नहीं पाएंगे, चाहे उसे मदद किया जाए या मदद नहीं किया जाए। तो इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, छोड़िए। लेकिन ये वाला जो बीच वाला एरिया है, इस वाले लाइन और इस वाले लाइन के बीच वाले जो एरिया है, इसे क्या कहा गया? जेडपीडी। जहाँ पर कि बच्चे को मदद चाहिए होता है उसके डेवलपमेंट के लिए, या फिर कहें तो उसके कार्यों को करने के लिए। चलिए, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसी को यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है अच्छे से। क्या है जेडपीडी? क्या होता है? विद हेल्प माइनस इंडिपेंडेंटली। मीन्स बच्चे जितने कार्य को अपने से कर रहे हैं, उसमें से जितने कार्य को किसी की मदद से किया जा रहा है, उस क्षेत्र के बीच वाला जो क्षेत्र है, इसको, इसमें इस वाले एरिया को अगर घटा दिया जाए, तो ये वाला जो बीच वाला एरिया बचा, यही यहाँ पे जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। ओके, चलिए, यहाँ पे ए जो है वो स्टफ लर्नर्स कैन डू, ये बीच वाला ए वाला जो एरिया है, ये है जो लर्नर्स खुद से कर सकते हैं। जेडपीडी जो है वो है स्टफ लर्नर्स कैन डू
विथ सपोर्ट, सपोर्ट किसी के सपोर्ट से, किसी के हेल्प से जो कर सकता है वो हो गया ZPD। और बी वाला जो एरिया दिखाया गया है, ये वाला एरिया है स्टफ लर्नर्स कैन नॉट डू इवन विथ सपोर्ट, सपोर्ट के भी साथ, सहायता से, किसी के मदद से भी, सपोर्ट से भी वो उस कार्य को नहीं कर सकता है। ओके, तो यही जो पूरा कॉन्सेप्ट है ZPD का, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात आता है कि ZPD में हमने बात किया कि कोई उसे हेल्प करेगा, वो हेल्प करने वाले कौन होते हैं और उस हेल्प करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो जो हेल्प करने का प्रोसेस है उसे स्कैफोल्डिंग कहा गया है। जो हेल्प करने का प्रोसेस है, प्रोसेस टू हेल्प, टेम्पररी हेल्प टू रीच द गोल, हिंट हो सकता है या फिर क्लू हो सकता है। इसे अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, एक बच्चा है, ये साइकिलिंग कर रहा है, साइकिलिंग सीख रहा है, सीखना चाह रही है, और इसके जो फादर हैं या फिर जो भी हैं, अंकल, मदर, ब्रदर जो भी हैं, ये इनको हेल्प कर रहे हैं, पकड़े हुए हैं साइकिल को और इसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जैसे ही वो धीरे धीरे सीखने थोड़ा बहुत सीख जाती है, तो उसके जो फादर हैं या फिर जो भी हैं अंकल वगैरह, वो उस साइकिल को धीरे धीरे छोड़ देते हैं ताकि वो खुद से सीख सके। तो यही है स्कैफोल्डिंग, इनके द्वारा, इस व्यक्ति द्वारा और इस व्यक्ति द्वारा यहाँ पे इस बच्ची को साइकिलिंग सीखने में मदद किया जा रहा है। इसे बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया हो। यहाँ पे आप देख सकती हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टीचर है जो कि एक बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही है, तो ये भी इसको स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रही है। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या है, जो स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करने का काम करता है या फिर करती हैं, वो यहाँ पे MKO कहलाते हैं। MKO मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर्स, मीन्स जिसको पहले से उस कार्य को करने में महारत हासिल हो या फिर जानते हो उस कार्य को करने में, इस जिसको प्रोवाइड किया जा रहा है स्कैफोल्डिंग, उससे ज़्यादा उनको पहले से पता हो, उन्हीं को बोला जाता है MKO। समझ में आया? मोर नॉलेजेबल अदर्स, वो कोई भी हो सकते हैं। यहाँ तीनों ही केस में बड़े व्यक्ति ही स्कैफोल्डिंग का कार्य कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि बड़े व्यक्ति ही स्कैफोल्डिंग का कार्य करे। आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा या फिर देखा होगा कि जो घर में छोटे बच्चे द्वारा भी स्कैफोल्डिंग दिया जाता है, कहाँ पे? तो मान लीजिए कि कोई दादा दादी हैं, उनका एज बहुत अधिक है और वो नई नई नॉलेज के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है उन्हें फ़ोन चलाने में, जो आजकल के स्मार्टफोन है उसे चलाने में उसे क्या हो, समस्या हो। तो आप लोग देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने दादा दादी को बताते हैं कि ऐसे चलाते हैं फ़ोन में, ऐसे क्या सर्च किया जाता है, ऐसे यूज किया जाता है, ऐसे कॉल लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो चाइल्ड ही क्या हो जाते हैं, MKO हो जाते हैं। इस सिनेरियो में चाइल्ड ही मोर नॉलेजेबल अदर होते हैं, जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को, हो सकता है कि पेरेंट्स को भी सिखाए, वो स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं या फिर देते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे एज मैटर नहीं करता कि बड़े व्यक्ति ही छोटे को सिर्फ स्कैफोल्डिंग दे सकते हैं या फिर बड़े व्यक्ति ही MKO हो, ये जरूरी नहीं है, चाइल्ड भी MKO हो सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसे लिखा गया है, वही सब चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है। देखिए क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर्स किसको कहेंगे, तो MKO रेफर्स टू द एनीवन हु हैज बेटर अंडरस्टैंडिंग और एबिलिटी लेवल दैट द अदर वन विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर टास्क या फिर प्रोसेस और कॉन्सेप्ट। एज डजेंट मैटर, एज मैटर नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि MKO कोई भी हो सकते हैं, एज मैटर नहीं करता है। इसी बात को हम यहाँ पे आप लोगों को समझाए कि चाइल्ड भी MKO हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बड़े ही व्यक्ति, बड़े उम्र के व्यक्ति ही MKO हो सकते हैं। ओके, जनरली हम ऐसा देखते हैं कि बड़े व्यक्ति होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, तो ये चीज है MKO के बारे में। तो स्कैफोल्डिंग देने का काम, स्कैफोल्डिंग किसको बोलेंगे, मदद को, मदद करने की प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग बोलेंगे, और स्कैफोल्डिंग किसके द्वारा दिया जाएगा, MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर्स के द्वारा। ओके, तो ये था पूरा ZPD का कहानी। अब चलते हैं कि वाइगोत्स्की लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की एंड लैंग्वेज, वाइगोत्स्की बिलीव्ड दैट लैंग्वेज डेवलप्स फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। फिर से वही बात आ जाता है कि इनके सिद्धांत का ही नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो सोशल इंटरेक्शन, सोशल कल्चरल एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है इन्होंने।
तो ये कहते हैं कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे होता है, सोशल इंटरेक्शन से होता है। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चे जिस संस्कृति में रहते हैं उसके अनुसार से वे क्या सीखते हैं, लैंग्वेज को सीख लेते हैं। जैसे हम सभी हिंदी भाषी क्षेत्र से है, हमारे एरियाज में, हमारे क्षेत्र में हिंदी का बहुत अधिक यूज होता है, तो हम हिंदी आसानी से सीख लिए। वहीं अगर बात करें साउथ वाले एरियाज में जहाँ की इंग्लिश ज़्यादा बोला जाता है, उस क्षेत्र में इंग्लिश बोलने में बच्चों को परेशानियां नहीं होती हैं। तो ये कल्चर पर डिपेंड करता है, संस्कृति पर डिपेंड करता है, एरिया क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे किस तरह का संस्कृति है। वही बात यहाँ पे वाइगोत्स्की बोलते हैं अपने थ्योरी में। ओके, वाइगोत्स्की बिलीव्ड व्यूड लैंग्वेज एज मैन्स ग्रेटेस्ट टूल। वाइगोत्स्की लैंग्वेज को बहुत बहुत बड़ा टूल मानते हैं, इसलिए आउटसाइड अ मीन फॉर फॉर कम्युनिकेटिंग विथ द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए इसे बहुत बड़ा क्या मानते हैं, एक साधन मानते हैं लैंग्वेज को। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइगोत्स्की जो है वो लैंग्वेज को क्या मानते हैं, बहुत बड़ा टूल मानते हैं, बहुत बड़ा साधन मानते हैं कि अपने समाज से या फिर अदर लोगों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि थॉट्स जो होते हैं वो, थॉट्स और लैंग्वेज जो होते हैं वो इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स। थॉट्स एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट्स मर्जिंग अराउंड 3 ईयर ऑफ एज। क्या कहा है इन्होंने, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इन्होंने कहा कि जब लाइफ का शुरुआत होता है, बच्चा पैदा होता है, मान लीजिए यहाँ पे बच्चा जन्म, बच्चे का जन्म हो गया, बर्थ हो गया, यहाँ से थॉट और जो लैंग्वेज है दोनों ही पैरेलल चल रहे होते हैं एक दूसरे के। ओके, और जैसे ही 3 ईयर के अराउंड में उसका एज हो जाता है या फिर 3 ईयर के आसपास में, आगे या पीछे, वे धीरे धीरे उसके थॉट्स और लैंग्वेज जो है वो मर्ज होने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब मर्ज होके साथ साथ चलने लगते हैं थॉट एंड लैंग्वेज। समझ में आया। वहीं अगर हम बात करें पियाजे की, तो पियाजे कहते हैं कि थॉट पहले आता है, उसके बाद में लैंग्वेज आता है, जबकि वाइगोत्स्की ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि थॉट और लैंग्वेज साथ साथ चल रहे होते हैं, या फिर बोले तो पैरेलली चल रहे होते हैं, लेकिन 3 साल की उम्र में आते आते, 3 इयर्स की उम्र में आते आते एक दूसरे से मर्ज होने लगता है, फिर थॉट एंड लैंग्वेज साथ साथ चलने लगता है। ओके, थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल, वही बात जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू पियाजे, थॉट्स प्रीसीड्स लैंग्वेज, यानी थॉट्स जो है वो पहले आता है, फिर लैंग्वेज आता है, यानी बाद में लैंग्वेज आता है। एट दिस स्टेज स्पीच एंड थॉट्स आर इंटरडिपेंडेंट, वही बात जो हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे समझ लिया है। ओके, कि थॉट्स और लैंग्वेज जो होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ओके, चलिए अब इन्होंने स्पीच के बारे में भी बोला है। क्या बोला है, कुछ टाइप्स बताया है कि कितने टाइप के स्पीच का यूज किया जाता है बच्चों द्वारा, या फिर कहें तो कोई भी पर्सन के द्वारा। यहाँ पे 3 तरह के स्पीच का बात करते हैं, ये एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं कि क्या होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार से जो 3 स्पीच दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 3 प्रकार कौन कौन से। पहला है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच का मतलब क्या है, सिंपल सा है कि वे स्पीच जिसका यूज, या फिर वो कम्युनिकेशन जिसका यूज हम लोग करते हैं, कोई भी बच्चा करता है 2 वर्ष के ही उम्र में, फ्रॉम द एज ऑफ 2 से ही यूज करने लगता है, अपने आसपास के लोगों से या फिर अपने माता पिता या किसी से भी बात करने में, जो भी चीज़ों का, जो भी भाषा का वो यूज करता है, उसे बोला गया है सोशल स्पीच। ओके, सिंपल है, इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 नंबर और 3 नंबर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टाइप, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। ये क्या होता है इसे अच्छे से पहले समझते हैं एक एक करके। पहला है प्राइवेट, दूसरा है जो हमारा प्राइवेट स्पीच। ये क्या है, इट इज डायरेक्टेड टू सेल्फ एंड सर्व्स एन इंटेलेक्चुअल फंक्शन।
प्राइवेट स्पीच किसको बोलते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक चाइल्ड है, आप लोग घर में भी देखे होंगे कि अगर ये कुछ खेल भी रहा होता है या फिर कोई कार्य को कर रहा होता है, तो ये खुद से बोल कर अपने आप को क्या करता है, दिशा देता है, डायरेक्शन प्रदान करता है और उस कार्य को करता है। तो खुद खुद से ही बातें करना ये कहलाता है प्राइवेट स्पीच। और ये प्राइवेट स्पीच जो है ये ऐसे होगा कि दूसरों को भी वो सुनाई दे जाएगा। जैसे हम लोग अगर बगल में बैठे हैं तो बच्चे को आप आसानी से बोलते हुए सुन लेंगे कि वो कुछ बातें कर रहा है अपने आप में, खुद को ही बोल रहा है और अपने कार्य को कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, या फिर कहें तो कार्य को करने में अपने आप से ही बोलकर मदद ले रहा है। वहीं यही जब ये लगभग 3 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है प्राइवेट स्पीच। ओके। और वही प्राइवेट स्पीच जब थोड़ा बड़ा हो जाता है बच्चा, लगभग 7 साल का उम्र में, तो वही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे वो मन में ही करने लगता है। नहीं, अब उसका जो बात हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग इसके बात को जो सुन लेते थे, अब अगर ये 7 साल के लगभग में हो जाता है तो ये खुद में ही बातें करता है, यानी मन में ही बातें करता है और आप उस बात को नहीं सुन पाएंगे। तो वही कहलाएगा साइलेंट स्पीच। ओके, साइलेंट इनर स्पीच। फाइनली प्राइवेट स्पीच गोज अंडरग्राउंड, मीन्स अब वो मन में ही बातें करेगा। डिमिनिश्ड इन ऑडिबिलिटी, अब ऑडिबिलिटी जो है उसका वो बहुत हद तक क्या बोलें तो पूरा पूरी खत्म ही हो जाएगा, दूसरों को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। एज इट टेक्स ऑन अ सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइलेंट इनर स्पीच, यानी कि प्राइवेट स्पीच ही 7 साल के उम्र के अंदर या 7 साल तक आते आते साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है। बच्चे खुद से बातें, जो पहले बोल बोल कर बातें, सभी को सुना सुना के बातें कर रहा था, भले उसे पता ना हो कि कोई और सुन रहा है, बट वो बोलता है और उस बात को वो दूसरे कोई भी सुन सकता है उसके बात को। लेकिन वो बात क्यों करता है, अपने आप को ही दिशा निर्देशित के लिए, अपने कार्यों को ही करने के लिए, उससे उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन होता है वो अच्छे से हो पाता है। वही वही प्राइवेट स्पीच जो है वो 7 साल की उम्र आते आते साइलेंट इनर स्पीच बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो साइलेंट हो जाता है, मन में ही वो बातें वो करता है, लेकिन मन में ही करता है, जिससे आउटसाइड में बैठा कोई भी व्यक्ति नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वो बातें मन में ही किया जा रहा है। ओके। और ये भी काम क्यों किया जाता है, इस साइलेंट इनर स्पीच भी क्यों करते हैं, उसका रीजन है वो अपने कार्यों को क्या करते हैं, करने में उससे मदद मिलता है, उसको रेगुलेट करते हैं उस अपने फंक्शंस को। ओके, चलिए, आई होप ये तीनों ही स्पीच अच्छे से आपको समझ में आया। पहला नंबर तो बहुत ही आसान था कि जो भी बातें करता है 2 साल की उम्र के बाद बच्चे, या 2 साल तक आते आते जो भी बातें आप आसपास के लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है, उसे सोशल स्पीच कहते हैं। ठीक है। और प्राइवेट स्पीच किसको बोलते हैं, अब वो खुद से बातें करेगा अपने इंटेलेक्चुअल फंक्शंस को करने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए खुद से ही बातें करेगा, बट बोल बोल के करेगा, वो दूसरों को भी सुनाई दे जाएगा, लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं करता है बात, वो अपने लिए करता है बात, अपने कामों को करने के लिए। और वही प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे साइलेंट इनर स्पीच बन जाएगा। कब? जब वो बातों को अंदर ही अंदर मन में ही करने लगे। अब इसके बाद को आप या हम, कोई भी बगल में बैठा है, उसको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो साइलेंट हो जाता है, मन में ही उस बात को करता है। और वो बात भी वो क्यों करते हैं, उस तरह के भी स्पीच क्यों करते हैं, अपने कार्यों को, फंक्शनिंग को अच्छे करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसके थ्योरी में, इसके थ्योरी में कुछ और भी बिंदु हैं, जिस पर पॉइंट्स हैं, जिसको हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। ये बहुत अधिक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं कि बच्चे को हमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स देना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है। ओके, ऐसा ग्रुप, किसी भी ग्रुप को एक ही काम को करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, देना चाहिए, एक ही वर्क को करने के लिए साथ में मिलकर। ओके, फिर दूसरा आता है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पोर्शन ऑफ वर्क। एक वर्क है, उसको कई टुकड़ों में डिवाइड करके क्या किया गया है, बांट दिया गया कि आप इस कार्य के इस भाग को कीजिए, इस भाग को कीजिए। और अलग अलग व्यक्तियों द्वारा, अलग अलग बच्चों द्वारा एक ही वर्क के कई कामों को किया जा रहा है। इस भाग को कोई और करेगा। इससे क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत होती है बच्चों में, और एक दूसरे से भी सीखते हैं, सहयोग की भावना भी सीखते हैं। फिर आता है थर्ड, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात की है। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब होता है सह शिक्षण। सह शिक्षण मीन्स बच्चे भी टीचर्स से सीखे और टीचर्स भी बच्चे से सीखे। इसमें बच्चे और टीचर्स के बीच में डिस्कशन होता है, स्ट्रेटजीज का समराइजेशन होता है, क्वेश्चनिंग होता है बहुत अधिक।
तो इससे क्या होता है, कार्यों को या फिर लर्निंग जो है बहुत बेहतर ढंग से हो पाता है। ओके, इसके बाद बात किया है असिस्टिव लर्निंग का। असिस्टिव लर्निंग मीन्स वही असिस्ट करना। असिस्ट करने का मतलब कौन करेगा, तो MKO करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स द्वारा क्या किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा लर्निंग को। ओके, कुछ टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक। और इससे क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाता है। फिर आता है पीयर ट्यूटरिंग का। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, मीन्स पीयर द्वारा ज्ञान को दिया जाना या फिर कहें तो ट्यूटर किया जाना। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे, कोई कोई एक बच्चा है, इसका जो दोस्त है, अगर ये इससे कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में समझ को रखता है तो ये इसे बता देगा और ये इसे बता देगा। इसे जिस मामले में ज़्यादा ज्ञान है, जानकारी है, इसे सिखाएगा और ये इसे सिखाएगा। तो दोस्तों के द्वारा, पीयर ग्रुप के द्वारा सीखना ही पीयर ट्यूटरिंग कहा जाता है। आई होप ये पांचों पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए, ये पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आए तो इसी पॉइंट से इसके सवालों को आप लोग बना पाएंगे। अब आखिरकार इसके इस थ्योरी को क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है इसको पढ़ने का, क्यों पढ़ना चाहिए हमें, एज ए टीचर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है, क्या है कि अप्लाई टास्क सच एज कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग, इस तरह की चीज़ों को हम लोगों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए। ऐसे टास्क को ऐड करना चाहिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि हमें क्या हो, बच्चों को क्या हो, इन तरह की चीज़ों में मदद मिले और लर्निंग अधिक से अधिक हो पाए। ओके, पीयर ट्यूटरिंग को बहुत अधिक बढ़ावा देना है। इससे क्या होता है, जेडपीडी जो है वो बढ़ जाता है। बच्चे आसानी से जिस कार्य को नहीं भी कर पाते हैं, नहीं भी सीख पाते हैं, उसको सीख लेते हैं। क्यों, क्योंकि उसके साथ में उसका दोस्त सहयोगी होता है, जो जिसमें वे मजे ले लेकर आराम से वो कार्य को करना पसंद करते हैं। फिर इसको स्कैफोल्डिंग देना है। तो ये सारी ही चीज़ें वाइगोत्स्की के ही थ्योरी से हमें प्राप्त हुआ है या फिर हमें जानने को मिला है। इसे हमें बहुत अधिक अपने शिक्षण अधिगम कार्य में यूज करना है ताकि अधिक से अधिक लर्निंग आउटकम मिल सके। ओके, इसीलिए हम लोग इसके थ्योरी को पढ़ते हैं। चलिए, अब इसके कुछ क्रिटिक्स को देख लेते हैं। क्या है, पहला है एजम्पशन दैट दिस थ्योरी इज रेलेवेंट टू ऑल कल्चर्स। क्या किया गया है, सिर्फ एज्यूम कर लिया गया है। आखिरकार जहाँ पे प्रयोग किए होंगे वो तो एक ही कल्चर पे किए होंगे या फिर एक दो कल्चर, एक दो संस्कृति पे किए होंगे। बाकियों पे सिर्फ एज्यूम कर लिया गया है कि ये सभी कल्चर पे क्या होगा, सभी कल्चर के लिए रिलेवेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी कल्चर का अलग स्थिति हो, अलग तरह के वहाँ के नियम हो, नियम कानून हो, या फिर हो सकता है अलग अलग तरह की स्थितियाँ हो वहाँ पे। तो इनके जो सिद्धांत है वो वहाँ पे हो सकते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एजम्पशन है कि हर एक कल्चर्स पे इसका जो है वो प्रभाव सही ही रहेगा। ओके, दूसरा है लर्निंग मे बी फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग इन इफेक्टिव वेज, नॉट ओनली फ्रॉम सोशल कल्चरल इवेंट्स। अच्छा, वाइगोत्स्की जो है वो सोशल कल्चरल इवेंट्स को बहुत अधिक जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि लर्निंग सोशल कल्चरल इवेंट्स से ही हो सकता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, प्रैक्टिस के थ्रू भी और ट्रेनिंग के थ्रू भी बहुत अधिक इफेक्टिव वे में सीख सकते हैं। तो यही दोनों मेन दो क्रिटिसिज्म है इनके, इनका इनके सिद्धांत का। और इसे आप जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, पूछ लिया जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा वाइगोत्स्की का के सिद्धांत का आलोचना है, और कोई एक उनमें दे दिया जाता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। मेन यही दोनों जो है वो आलोचना है इनका, और भी कई हैं लेकिन मेन जो है वो यही दोनों है। चलिए, यही था पूरा वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच, या फिर कहें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप सभी से निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ये पूरा ही पीडीएफ वहाँ पे हैंड रिटन फॉर्म में पूरा ज्यों का त्यों आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल न्यू बना है टीचर्स स्टडी के नाम से, 2-3 सब्सक्राइबर अभी होगा हद से ज़्यादा, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वहाँ पे सारे ही पीडीएफ हैंड रिटन फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। एक सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो चैनल को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सके।
चलिए धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।